नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज का मुद्दा में आज बात करेंगे घोषणाओं की बहार, वायदों की बौछार। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल हुंकार भर रहे हैं। यूपी में 7 चरण में चुनाव होने, ऐसे में राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हर तरह से वोटर्स को रिझाने की कोशिश हो रही है। कोई फ्री बिजली की बात कर रहा है तो कोई रोजगार देने के बड़े बड़े वादे कर रहा है। सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार अपने 5 साल के विकास वाले काम गिनाकर फिर से सत्ता में आने के लिए वोट मांग रही है। इन दावों और वायदों पर जनता कितना मोहर लगाती है, बड़ा मुद्दा है। आज इसी पर बात करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होनी है। पहले चरण का मतदान होने में अब सिर्फ 20 दिन बाकी रह गए हैं। तो इसी बीच सियासी दल मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणाओं और वादों की बौछार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपने तर्कस के तीर छोड़ रही हैं। नेताओं की रैलियों दौरों पर कोरोना ने भले ही ब्रेक लगा दिया हो, लेकिन सियासी दलों की घोषणाओं और वादे धुआंधार हो रहे हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आप तक कोई भी इस जंग में पीछे नहीं है। जनता को लुभाने के लिए कोई भी दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। अखिलेश, प्रियंका, संजय सिंह, मायावती से लेकर तमाम नेताओं की बातों में लाखों युवाओं को रोजगार, महिलाओं को आरक्षण, फ्री में इलेक्ट्रिक स्कूटी, स्मार्टफोन, फ्री लैपटॉप से लेकर मुफ्त बिजली जैसे बड़े वादे तैर रहे हैं। इन सब के बीच सत्ता में बैठी बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यूपी चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने वादों का पिटारा खोल दिया है। सियासी दल कांग्रेस के चुनावी वादों की बात करें तो किसानों के लिए फ्री बिजली, परीक्षार्थियों के लिए बस ट्रेन सेवा मुफ्त, 8 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी की गारंटी, 12वीं पास लड़कियों को फ्री स्मार्टफोन, बीए पास लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी, धान गेहूं का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल, आरक्षण को सही से लागू करने जैसे बड़े वादे किए गए हैं। इससे बहुत ही पीड़ा है नौजवानों में, इसीलिए एक पूरा सेक्शन इस भर्ती विधान में हमने डेडिकेट किया है, इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएं जो हैं इनमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाले होने, इनके लिए एक पूरा सेक्शन इस भर्ती विधान में हमने डेडिकेट किया है, इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएं जो हैं इनमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाले होने, इनको दूर हम किस तरह से करेंगे। यूपी में बीजेपी के सबसे बड़े विरोधी दल सपा की बात करें तो अखिलेश यादव भी बड़े बड़े वादों की फुलझड़ी छोड़ने में पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी के मतदाताओं को लुभाने वाले वादों पर गौर करें तो किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली, 12वीं और 10वीं पास युवाओं को लैपटॉप और टैबलेट, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, प्रदेश में रिक्त सभी पदों पर भर्ती, सड़क हादसे में साइकिल सवार की मौत पर 5 लाख मुआवजा, पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को रोजगार, यश भारतीय सम्मान फिर से शुरू करने जैसे बड़े वादे किए गए हैं। घोषणा करता हूं कि मेरी सरकार, समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। इसमें जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। मैंने इस संबंध में कर्मचारी और वित्त विशेषज्ञों से वार्ता कर ली है। एक कॉर्पस बना करके इस धनराशि की व्यवस्था करने के लिए हम सक्षम हैं। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। उसके लिए किस तरीके से लागू होगी, फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो जानकार लोग हैं उनसे राय मशवरा किया गया है। किस तरीके से कॉर्पस फंड क्रिएट किया जाएगा उसका भी इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। चुनावी वादों की बौछार में बीएसपी की मायावती भी पीछे नहीं है। 2022 के दंगल में मायावती ने भी बड़े चुनावी वादे किए हैं। सरकारी विभागों में सभी रिक्तियों को जल्दी भरने, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण, कानून व्यवस्था को मजबूत करने, सर्व समाज का विकास करने वाले बड़े वादे शामिल किए हैं। यूपी में पहली बार विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रही आम आदमी पार्टी भी यूपी में घोषणाओं की बौछार में पीछे नहीं रह गई।
फ्री बिजली का सबसे पहला वादा आम आदमी पार्टी ने ही यूपी में किया था। आपके चुनावी वादों पर गौर करें। 300 यूनिट तक फ्री घरेलू बिजली, सरकारी स्कूलों की दशा और पढ़ाई के स्तर में सुधार, जनता को महंगाई से निजात दिलाने की बात, कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार जैसे वादे किए गए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही इन बिलों को फाड़ के फेंक दीजिएगा, सबके बकाया बिल माफ कर दिए जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे भी करेंगे कि बिजली के बिल जीरो आएंगे और जिनके बकाया बिल हैं उनके बिल जीरो करेंगे। विरोधी जहां वादों की बौछार कर रहे हैं तो फिलहाल सत्ता में बैठी बीजेपी के नेता सभाओं में अपने 5 साल के काम गिनाने में लगे हैं। सत्ताधारी दल भाजपा अपने पुराने वादों को पूरा करने की रिपोर्ट और भविष्य के एजेंडे को जनता के सामने रख रही है। आगे भी इंसेफ्लाइटिस और कोरोना जैसी महामारी को हराया जा सके, किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम और उन्हें पूरा सम्मान भी मिल सके, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी हो सके, निवेश आता रहे और उद्योग धंधे फलते फूलते रहें, रोजगार सबको अपने घर के पास मिल सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश की आवश्यकता है और इसी भाव के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार अभियान का शुभारंभ भी किया है। चुनाव में हर सियासी दल के अपने वादे हैं और हर सियासी दल के जीत के दावे हैं। इन दावों और वादों पर जनता कितनी मुहर लगाती है, ये बड़ा मुद्दा है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो ये मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी होना कोई नई बात नहीं। हर 5 साल बाद चुनाव आते हैं, हर बार मैनिफेस्टो जारी होता है, लेकिन मैनिफेस्टो जो जारी होता है उसके बाद उनमें कितना काम किया जाता है, कितने वायदों को पूरा किया जाता है, ये एक बड़ी बात है। लेकिन इस बार जो चुनाव है, हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो में मुफ्त की बात ज्यादा कर रही है। क्या मुफ्त की तहत हम आगे बढ़ेंगे? और एक तरह से जो कांग्रेस पार्टी ने आज मैनिफेस्टो जारी किया उसमें जो तमाम बातें कही हैं, एक दबाव भी बनता है जो सत्ता में पार्टी है उसके ऊपर भी कि क्या अब उसको भी इन तमाम चीजों को शामिल करना चाहिए। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ आशीष दीक्षित हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आशीष जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा चांद सिद्दीकी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। चांद साहब, आपका भी स्वागत है। वंशराज हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। वंशराज, स्वागत है आपका। दीपक बघेल, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए, नावेद शिकोह। नावेद साहब, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आशीष जी आपसे ही करेंगे। आज कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र में और चीजें शामिल की, तो क्या ये एक दबाव अब बीजेपी पर भी बन रहा है? जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने 20 लाख नौकरियों की बात की, उसमें भी 40% जो सीटों में आरक्षण दिया गया उसको यहां पर भी लागू किया कि 8 लाख महिलाएं भी उसमें शामिल की जाएंगी। आशीष जी, देखिए शैलेंद्र जी, हम लोगों ने ये प्रतिज्ञाएं ली, ये जुमले नहीं है, ये वादे नहीं है, घोषणाएं नहीं है, ये प्रतिज्ञाएं हैं। और हम लोगों ने पूरी तरीके से जनता से बात करके, नौजवानों से बात करके, पूरी हमारे नेता गए हैं, उन्होंने रिसर्च की है और किस तरीके से इनको नौकरी दी जाएगी वो भी है। महिलाओं का आरक्षण जो 40% का वादा आदरणीय प्रियंका गांधी का है, वो नौकरियों में भी दिया जाएगा। और ये 20 लाख नौकरियों की गारंटी देने का काम कर रहेगी कांग्रेस पार्टी। 20 लाख में का 40%, 8 लाख जो नौकरियां होंगी वो महिलाओं को दी जाएगी। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। राहुल गांधी जी जो कहते हैं, प्रियंका गांधी जी जो कहते हैं, केवल हवा में नहीं करते, केवल घोषणा नहीं कर देती कि कह दिया और बाद में कह दिया जुमले हैं, ये है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा युवाओं को ठगने का काम किया। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था और जब इनकी सरकार आई तो बहुत से रोजगार जो धारक थे उनकी नौकरियां चली गई, जमीन पे आ गए, उनके पास रोजगार नहीं बचा, खाने के लिए, दाने के लिए मोहताज हो गए। आज छात्रों की स्थिति बहुत खराब है। छात्रों के लोग जो है, ठीक है आशीष जी, आएंगे आपके पास। एग्जाम देते हैं तो पर्चा लीक हो जाता है। 11 बार पर्चा लीक हुआ। हम लोगों ने कहा है कि किस तरीके से उसी पर आशीष जी, हाँ, आपने जो पर्चा पेपर लीक का जो जिक्र किया, आज ये जिक्र भी किया प्रियंका गांधी ने कि पेपर लीक जो है उन्हें रोका जाएगा।
तो जो मैनिफेस्टो में भी ये बात कही उन्होंने, तो इससे हम कैसे देखें? ये कि सरकार, जो बीजेपी सरकार है, उस पर हमले के तौर पर देखें, या फिर देखिए हमारा किसी से, हमको जनता को दिखाना है कि आपने इस सरकार को फुल मैंडेट देने का काम किया था, और देख लीजिए आपके बच्चों का रोजगार कहाँ जा रहा है, बच्चों का भविष्य अंधकार में है। लगातार 11 बार जो है पर्चा लीक हुआ। छात्र पढ़ता है और चाहता है कि उसकी नौकरी लगे, वो सपने सजोने का काम करता है, मगर इनके सपनों को रौंदने का काम ये भारत। ठीक है, लौटेंगे आपके पास आशीष जी, और भी लोग हमारे साथ हैं। दीपक जी आपके पास आएंगे। जैसा आशीष जी ने जिक्र किया पेपर लीक का, जो प्रियंका गांधी ने भी कहा कि पेपर लीक जो है उसे रोका जाए, कैसे देखें इसे? सीधा आरोप बीजेपी पर कि आपकी सरकार में पेपर लीक हुए हैं। चलन जी, मैं कुछ बातें बताता हूं। इनकी जो विशेष दृष्टि दोष है वो यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर ही काम करता है। अगर अन्य प्रदेशों की बात करें जहां पे सरकार है, क्योंकि इनके 35 सालों से ज्यादा लंबे समय तक इन्होंने उत्तर प्रदेश के ऊपर राज किया, उसके बाद बहुत लंबे समय से अभी उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या कर सकती है कि यहाँ के लोगों को स्टेट के अंदर भी टूर करने के लिए एक पैकेज दे सकती है। कांग्रेस कुछ भी दे सकती है, क्योंकि इनको आधारहीनता के साथ में बात करनी है, जमीन धरातल की बात करते नहीं, सीधे हवाई फायरिंग कर रही है। अभी मैं बताता हूँ, राजस्थान के अंदर इनके रीट का पेपर आउट होता है, उसी के बाद में एक पेपर और आउट होता है, वो है लेखपाल का पेपर, और उसके बाद एक पेपर और आउट होता है जिसके अंदर इनके प्रदेश सचिव प्रकाश गोधरा पकड़े जाते हैं पेपर लीक मामले में। वो 15-15 लाख रुपए अभ्यर्थियों से लेते हुए पकड़े जाते हैं और वहां की पुलिस गिरफ्तार करती है। वहीं इनके शिक्षा मंत्री के साथ में दीपक जी, अगर उनकी पार्टी में ऐसा, उनकी सरकार में ऐसा हुआ, तो आपकी सरकार में वही होगा, ऐसे देखें। चरण जी, मैं वही बात को अपनी पूरी कंप्लीट कर दूं, आपको कंक्लूजन में सब कुछ मिल जाएगा। ऐसी इनकी सरकार है जहां पर इनकी स्टेट में गवर्नमेंट है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो, परंतु भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर एक पेपर लीक होता है तो उस पेपर को तुरंत कैंसिल किया जाता है, उन सभी अभ्यर्थियों का ख्याल रखते हुए, क्योंकि वो अभ्यर्थी लगातार लंबे समय से मेहनत कर रहे थे और नौकरी पाने की आशा में थे। तो कोई गलत तरीके से पेपर लीक करके और गलत तरीके से एग्जाम देकर पास ना हो जाए, इसलिए हमने प्रयास किया, उस पेपर को कैंसिल किया और उस पेपर को दोबारा से कराया जा रहा है, जिससे कि एक स्वच्छ छवि के साथ में सभी बालक, जितने भी बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो रोजगार की तलाश में हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी को पैसे दिए हुए, बिना किसी की शकल देखे हुए, केवल मेहनत के आधार पर जब वो नौकरी पाता है तो ये उत्तर प्रदेश की पहचान है। आप बता दिए 4.5 लाख नौकरियों में से किसी एक भी छात्र को, एक भी नौजवान को, किसी को 1 रुपए की उत्तर प्रदेश की नौकरियों में तो ये बिल्कुल भी नहीं हुआ है। पहले की सरकारों में लगातार पैसे देखकर लखनऊ के अंदर गेस्ट हाउसों के अंदर लिस्टें बनती थी, और आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी नौकरी बिना किसी पैसे के दी गई है। अभी ये महिलाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है, लौटेंगे आपके पास भी, और भी लोग हमारे साथ हैं। वंशराज जी आपके पास आएंगे। एक मैनिफेस्टो में एक बात सब लोग शामिल कर रहे हैं, वो है फ्री बिजली की। इससे जो शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी ने की, बाकी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। अब सबको दबाव में शामिल करना पड़ रहा है, या फिर वाकई में ये जनता क्या हित चाहते हैं? वंशराज जी। नहीं, देखिए सैलन भाई, एक तो हाँ, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का मानना है कि बिजली मुफ्त मिलना ये 21वीं सदी में हिंदुस्तान के लोगों की एक तरीके से बुनियादी जरूरत है और ये मिलना चाहिए। ये अच्छी बात है कि आज जो अरविंद केजरीवाल जी की नीति थी, जो उनका कार्य है, आज पूरे देश में एक तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है। और मजेदार बात यह है कि जो तमाम राजनीतिक दल अरविंद केजरीवाल जी की इस योजना को, अरविंद केजरीवाल जी की सोच को जनता के लिए मुफ्तखोर बताते, जनता को मुफ्तखोर कहते थे, आज वही राजनीतिक दल बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि देखिए, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी जनता को 300 यूनिट बिजली कैसे मुफ्त देगी, उसका पूरा खाका हमारे पास में है। जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं, मुझे किसी पर्टिकुलर किसी दल का नाम नहीं लेना है, लेकिन आप उनसे पूछिए कि उनके पीछे आप किस तरीके से बिजली फ्री करेंगे, तो शायद उनके पास कोई इसका एक तरीके से फॉर्मूला हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जब दिल्ली में बनी थी शैलेंद्र भाई, 30,000 करोड़ रुपए का बजट था, हमने बिजली फ्री किया, हमने शिक्षा, वंशराज जी इस बात को समझेंगे, आप इस बात को समझेंगे, 60,000 करोड़। ठीक है वंशराज जी आएंगे, इस बात को हम समझेंगे आपसे। और भी लोग हमारे साथ, चांद सिद्दीकी साहब हैं। चांद साहब, अगर घोषणा पत्र की बात करें, मैनिफेस्टो की बात करें, तो एक बार फिर से अखिलेश यादव ने लैपटॉप का जिक्र किया है। क्या अखिलेश यादव को लगता है कि जो पिछली सरकार में लैपटॉप बांटे, उसका फायदा हमें एक बार फिर से मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, हम लोगों ने लैपटॉप भी बांटे, कन्या विद्या धन भी दिया, टैबलेट भी बांटे, और बहुत सारे ऐसे काम किए हम लोगों ने जो जनता के हित में था।
दूसरा हम लोगों ने बहुत सारे काम ऐसे तो किए जो हमने जनता से वादे नहीं किए थे। चांद भाई, फिर कौन सी कमी रह गई जो 2017 में आप सरकार नहीं बना पाए? देखिए यहाँ पे सरकार न बनाने की बात तो आप सही कह रहे हैं, मगर देखिए सरकार 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से झूठ बोला और जैसे जनता ने इन पे भरोसा किया 2017 से, और 5 साल इनको सरकार को हो गए, इन लोगों ने जो जितने झूठे वादे किए थे 5 साल में, कोई वादा पूरा नहीं कर पाए। चाहे स्मार्ट सिटी की बात ले लीजिए, चाहे नौजवान जो बेरोजगार थे 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था वो नहीं पूरा कर पाया। आज शहर की, प्रदेश की स्थिति बहुत दयनीय है। सरकारी विभाग सरकारी नौकरी की ये बात करते हैं, जब सरकारी विभाग ही नहीं रह जाएंगे तो आप सरकारी नौकरी दोगे कहां पे? इन लोगों की नीति है कि किसी तरीके से पूरे देश में प्राइवेटीकरण कर दिया जाए। जब प्राइवेट संस्था हो जाएंगी, सरकारी विभाग सारे बिक जाएंगे, तब आप सरकारी नौकरी किससे मांगेंगे आप? तो हम लोगों की नीति है, समाजवादी पार्टी 2022 में जो हमने वादे किए जनता से, हमने बहुत सारे काम आप प्रदेश में उठा करके देख लीजिए, चाहे एक्सप्रेसवे देख लीजिए, चाहे मेट्रो देख लीजिए, चाहे स्टेडियम देख लीजिए, एचसीएल देख लीजिए, कैंसर इंस्टीट्यूट, बहुत सारे ऐसे काम जो हम लोग तो बीजेपी ने भी बनवाया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें या फिर हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें तो एक्सप्रेसवे तो बीजेपी ने भी बनवाया है। देखिए एक्सप्रेसवे हम लोगों ने तमाम सारे मेडिकल कॉलेज भी इस कार्यकाल में बीजेपी ने बनवाए हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया। रही बात नौकरियों की और प्राइवेटाइजेशन की, उसको लेकर सरकार ये तर्क देती है कि बहुत सारे ऐसे सरकारी संस्थान हैं जो घाटे में चल रहे हैं, उनको घाटा ना हो इसलिए उसका प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। इन लोगों की नीति सीधे है कि इन लोगों को, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना है। सरकारी विभाग जब बचेंगे ही नहीं तो हम नौजवान हमसे नौकरी मांगेगा नहीं। आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, नौजवान तैयार बैठा है इसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, क्योंकि नौजवान, इन लोगों ने झूठे वादे किए, नौजवान इनके झूठे वादों में ठीक है नौजवान जनता फंस गई। लौटेंगे आपके पास, सच्चाई पता चल रही है। नावेद शिकोह भी बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, आएंगे चांद भाई। नावेद साहब, मैनिफेस्टो इस वक्त सभी जारी कर रहे हैं, सभी लोक लुभावने वायदे शामिल कर रहे हैं, लेकिन अब जनता के सामने यह मुश्किल है कि किस पर विश्वास करे, किस पर विश्वास ना करे। जी, जनता को इतना समझना चाहिए और जनता बात को समझ रही है, क्योंकि जो भी मुकाबले में हैं सामने राजनीतिक दल, उन सब की सरकारें लगभग सब देख चुके हैं। मुकाबले में इस वक्त आप की सरकार यूपी में नहीं बनी है, उसका कोई बहुत बड़ा जनाधार भी नहीं, लेकिन उसका मॉडल दिल्ली में उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है। सपा की भी सरकार देखी है, बसपा की भी देखी है, कांग्रेस की भी एक जमाने में देखी है और बीजेपी की भी देखी है वर्तमान। जनता बहुत समझदार है और ये जो महासेल चल रही है, एक के साथ एक फ्री, इसको भी बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स अगर उसके देखिए तो उसके पीछे बहुत सारी गहरी बातें हैं। इस वक्त फ्री में बंटने का जो एक कल्चर शुरू हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भाजपा है, क्योंकि आज की तारीख में जो भी सर्वे आ रहे हैं, जो भी जनता की अंदर के जो व्यूज सामने आ रहे हैं, उसमें जनता जो फ्री में राशन मिल रहा है, इस पॉइंट को लेकर भाजपा सरकार से बहुत खुश है। इसके अलावा दिल्ली में जिस तरह से आपकी सरकार में दिल्ली की जनता को फ्री में बिजली मिल रही है, इसको लेकर एक लोगों के अंदर एक लालच पैदा हुई है कि काश हमारे स्टेट में भी फ्री में बिजली मिले। अब सवाल इस बात का होता है कि कई मनोवैज्ञानिक और बड़े साइंटिफिक कुछ उसके हर चीज के इकोनॉमिकल कुछ पॉइंट्स होते हैं, उस पर विचार करना चाहिए कि फ्री में अगर आप दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। बिजली 300 यूनिट दी जाएगी तो क्यों दी जाएगी, इसकी वजह बताई जाए। हमारे उत्तर प्रदेश की जनता मिडिल क्लास या अपर क्लास या कोई भी क्लास क्या इतना भी सक्षम नहीं होगा कि वो 300 यूनिट का अपना बिल दे सके। जिस तरह से मौजूदा सरकार राशन बांट रही है, उसका क्या कारण है? एक बात तो सामने है जिसको सरकार ने बताया अभी कि कोविड की वजह से देश का गरीब तबका परेशान हुआ, उसका काम छिन गया, उसके पास रोजगार नहीं है और उसको इसलिए मदद की जा रही है। ये मदद की जा रही है यानी सरकार इस बात को स्वीकार कर रही है कि कोविड का जो दौर गुजरा था, उसके बाद भारत की एक बहुत बड़ी आबादी उसके पास में खाने के लिए
राशन के लिए पैसा ही नहीं है। और पैसा नहीं है इसका मतलब उसके पास रोजगार नहीं है। रोजगार तो छोड़िए, मजदूरी भी नहीं है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वीकार कर रही है। अगर स्वीकार नहीं कर रही है तो इतनी बड़ी संख्या में भारत की इतनी बड़ी आबादी को वो फ्री में राशन क्यों बांट रही है, इसका कोई तर्क होगा? इसको कोई क्लियर करेगा? अगर राशन फ्री में बांटा जा रहा है भारत की एक बहुत बड़ी आबादी को, बिल्कुल, इसका मतलब स्वीकार कर रही है सरकार कि हम अपने देश जो लोग की जनता जिनको को फ्री की जरूरत है उनको सशक्त बनाने की दिशा में भी काम करना होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या बाकी पार्टी हो। कैसे लोगों को सशक्त बनाया जाए उस दिशा में भी एक ऐसा मैनिफेस्टो सामने आना चाहिए। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के लिए रोटेंगे, ब्रेक के बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से घोषणा पत्र जो है वो जारी किए जा रहे हैं। तमाम बड़े वायदे किए जा रहे हैं, तमाम बड़े घोषणाएं की जा रही हैं। सबकी कोशिश है कि अपने मैनिफेस्टो में उन सभी चीज़ों को शामिल करें जिससे जनता जो है वो आकर्षित हो। सभी इस दिशा में काम कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी चुनावी घोषणा पत्र जारी किया और तमाम ऐसी चीजों को शामिल किया जिससे अब बाकी पार्टियों पर भी दबाव बन रहा है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम सारे खास मेहमान बने हुए हैं। एक बार फिर से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आशीष दीक्षित हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आशीष जी के पास आएंगे। आशीष जी, जिस तरह से आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने घोषणा पत्र जारी किया, राहुल गांधी भी मौजूद थे, एक सवाल उनसे किया गया कि जो चेहरा है, जैसे बाकी पार्टियों के पास तो चेहरा है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें अखिलेश यादव हैं, अगर हम बीएसपी की बात करें मायावती हैं, बीजेपी के पास भी चेहरा है। कांग्रेस पार्टी से सवाल किया गया तो उन्होंने खुद कहा कि आपको कोई और चेहरा क्या नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी में? तो ये कहने का मतलब क्या है? क्या अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा, तो क्या वाकई में प्रियंका गांधी चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं या फिर यह कहने का मतलब है कि बाकी कोई नेता ही नहीं बचा कांग्रेस पार्टी में उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से उन्होंने कहा कि वही हैं जो हैं, बाकी कोई नहीं है?
देखिए, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चेहरा कांग्रेस पार्टी में लगातार जब से प्रियंका गांधी जी प्रभारी बन के आई हैं, तब से उन्हीं का चेहरा दिख रहा है। लगातार हर मुद्दे पे संघर्ष कर रही हैं, लगातार जो है हर मुद्दे पे उठा रही है, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे आपके उन्नाव की घटना हो, चाहे उभर की घटना हो, कहीं की भी घटना हो, चाहे लखीमपुर की घटना हो, सबसे पहले प्रियंका गांधी जी एक्शन ले रही है। सबसे पहले जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक्शन ले रहे हैं। सबसे ज्यादा जो है संघर्ष कांग्रेस पार्टी नहीं, बिल्कुल नो डाउट। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने मेहनत की है और हर जगह नजर आई, चाहे वो हाथरस की बात हो, लखीमपुर खीरी की बात हो, तमाम जगह वो सबसे पहले पहुंची और एक ऊर्जा फूंकने का काम किया कांग्रेस पार्टी में। लेकिन जो इस तरह से ये बात कहना कि क्या आपको कोई और चेहरा नजर आ रहा है, तो क्या ये स्वीकारना कि कांग्रेस पार्टी में और कोई बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में है नहीं? देखिए, आदरणीय प्रियंका गांधी जी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि वो नेतृत्व करे, और कार्यकर्ताओं के साथ में उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि प्रियंका गांधी जैसे स्वच्छ राजनीतिज्ञ जो है उत्तर प्रदेश की कमान संभाले, उत्तर प्रदेश में जो है उनकी लड़ाई लड़ने का काम करे, उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर लेके जाने का काम करे, उत्तर प्रदेश का पुराना गौरव, पुराना सम्मान वापस दिलाने का काम करे। आदरणीय प्रियंका गांधी की तरफ उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही आशा के साथ देख रही है, महिलाएं बहुत ही आशा के साथ देख रही हैं, किसान नौजवान बहुत ही आशा के साथ। लेकिन आशीष जी, आप ही की जो पार्टी की जो पोस्टर गर्ल हैं प्रियंका मौर्य, वो बीजेपी में शामिल हो जाती हैं, जिनको आपने पोस्टर गर्ल बनाया, काफी उनका प्रचार हुआ, एक बड़ा चेहरा थी। तो जहां महिला आबादी की बात कर रहे हैं, आधी आबादी की बात कर रहे हैं, और आप ही उन लोगों को जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं, चुनाव के एन वक्त पर एक बड़े चेहरे का दूसरी पार्टी में जाना। शैलेंद्र जी वो बड़ा चेहरा नहीं थी, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में जब उनका चेहरा आया तो वो बड़ा चेहरा हो गया। पूरे देश प्रदेश उपाध्यक्ष भी रही कांग्रेस पार्टी, महिला की वो यूथ कांग्रेस में थी, और उनका क्राइटेरिया देखिए, हमारे यहाँ 8,000 9,000 लोगों ने आवेदन किया 403 विधानसभा सीट के लिए, ठीक है। हम लोगों ने 40% आरक्षण देने का वादा किया था, हम लोग 40% महिलाओं को टिकट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम 40% से कम दे रहे हैं, वो उस क्राइटेरिया में नहीं आए, उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन बीएसपी की बात करें, बहन जी की बात करें, मायावती जी की, तो उन्होंने तो कहा कि महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे नौकरियों में। वो तो आपसे भी आगे निकल गई। शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत किसने की? देखिए, शुरुआत हमने की है, शुरुआत आपने की, बिल्कुल। अब बाकी पार्टियां दबाव में हैं। दबाव बनाने का काम किया, सारे राजनीतिक बलों में दबाव बनाने का काम किया, और इस मुद्दे पे। लेकिन आपकी पार्टी पर सवाल आशीष जी ये उठते हैं कि आपकी पार्टी पर सवाल ये उठते हैं कि बाकी राज्यों में सरकारें हैं, वहां पर ये घोषणाएं क्यों नहीं की जाती? यहां तो अभी कांग्रेस पार्टी चौथी पार्टी के रूप में काम कर रही है। देखिए, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, उन्होंने यहाँ शुरुआत की है, लेकिन वो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं आशीष जी। अन्य प्रदेश में भी देखिए प्रभारी यहाँ की हैं, निर्णय लेने का अधिकार उनका उत्तर प्रदेश में है। नहीं, जब पंजाब की कांग्रेस पार्टी में जब घमासान होता है तो प्रियंका गांधी मुलाकात करती हैं, जो स्थिति उसको सुलझाती हैं। सचिन पायलट आपके मुलाकात करने दिल्ली पहुंचते, प्रियंका गांधी से मुलाकात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई फैसला, कोई ऐलान करें तो उस पर कोई सहमति ना बने। अब देखिए, शुरुआत हुई है, पूरे देश में इस तरीके का माहौल बनाने का काम किया जाएगा। हम लोग जो भी वादा कर रहे हैं पूरे देश में जो है, प्रियंका गांधी जी की जो ये महिलाओं को आरक्षण है पूरे देश में लागू होगा, सारे दल लागू करेंगे, कांग्रेस ही नहीं, सारे दल लागू करने वाले हैं। दीपक जी, उत्तर प्रदेश ठीक है दीपक जी, एक दबाव तो बन रहा है, चाहे वो कोई और समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से आधी आबादी की बात सबसे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने की, उसके बाद हमने प्रयागराज में भी देखा किस तरह से आप लोगों ने महिलाओं को फायदा पहुंचाने की दिशा में काम किया। तो एक दबाव तो है आधी आबादी का अब बाकी पार्टियों पर भी। जी शैलेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मातृ शक्ति का हमेशा सम्मान करता हुआ है, और ये आज से नहीं है, जब हम संगठन में आते हैं तो हम जब से मातृ शक्ति का मंत्री जी का हमारे संस्थाओं में। अरे दीक्षित जी जरा सुन लीजिए, अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन लिया था, अरे सुनिए, जनता ने भी सुना है। अरे तौकीर रजा के बारे में पूछेंगे, अभी जब बोलती बंद हो जाएगी, आप बोल नहीं पाएंगे। आशीष जी आएंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। मैं नहीं बोल रहा था, आशीष जी आएंगे, इस पर बात करेंगे कि महिलाओं को लेकर बीजेपी क्या सोचती, क्या बीजेपी आरक्षण
नहीं दे सकती है? जैसे 40% टिकटों में आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया है, क्या बीजेपी 30% भी नहीं दे सकती है? देखिए, आज मोदी कैबिनेट में सबसे ज्यादा महिला है तो वो मोदी कैबिनेट में है। आज से पहले कांग्रेस की किस कैबिनेट में इतनी महिला है जो ये बता दें। उसी मोदी कैबिनेट के जब सुषमा जी थी तो एक डिफेंस को लेकर एक कमेटी होती है, उसमें भी 2 महिलाएं थी, वो भी मोदी कैबिनेट में हुई। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जब टिकट देते हैं तो हमने उसमें 10 महिलाओं को भी एक पहली फेज की टिकट में रखा, उनमें 10 महिलाएं भी थी। अति पिछड़ी जाति से भी महिलाओं को भी लिया। हमने अमूल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के विकास के लिए बहुत सारे काम किए, चाहे उनकी बैंकिंग सखी के माध्यम से उनकी भर्ती की मामले हो, चाहे उसके बाद में हमने 10 लाख स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार देने की बात हो, या उन्हीं महिलाओं को भर्ती की बात हो तो उसमें 20,000 पुलिस में भर्ती करी हो उन्हीं महिलाओं की। तो ये कई सारे विकास के कार्य आज महिलाओं के लिए हमने किए हैं। आज ना तो कांग्रेस के अंदर ना समाजवादी के पार्टी के अंदर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित मानती है। आज देखिए दोनों पार्टियों से महिलाएं छोड़ के आ रही हैं, चाहे वहां से प्रियंका जी आ रही हो, चाहे यहाँ से अर्पणा जी आ रही हो, तो उनको भी मालूम है कि इन दोनों पार्टियों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अब ये पूरे देश के अंदर देने की बात कर रहे थे, मैं बताता हूँ प्रियंका मौर्य जी को टिकट देंगे आप? सुन लीजिए प्रियंका मौर्य जी को टिकट मिलेगा आपके यहाँ से? सुन लीजिए, आपको लग रहा है कि उनको टिकट मिलना चाहिए? मिलेगा उनको गोवा के अंदर इन्होंने टिकट वितरण किया, 28 सीटों में टिकट वितरण किया, उसमें से केवल महिलाओं को पता है कितनी दी शैलन जी? केवल 2 सीट दी, मतलब 7% महिलाओं को दी। तो इनका जहां पर कुछ भी नहीं है, बेस नहीं है, इनको मालूम है इनके पास 5 सीट नहीं आने वाली, 4 सीट नहीं आने वाली, वहां पे ये 40 या 100 दे सकते हैं क्योंकि वहां पर बेस नहीं है। एक सॉफ्ट कॉर्नर खेल रहे हैं महिलाओं के नाम पर। आप चुनाव में जा रहे हो, उनके साथ में राजनीति कर रहे हो, वही महिलाओं के साथ सबसे बड़ा अपराध होता है। अलवर के अंदर प्रियंका गांधी बर्थडे बना रही थी अपनी रणथंभौर के अंदर, 190 किलोमीटर दूर थी, क्यों नहीं इनकी प्रियंका गांधी मिलने? इन्हें तो हाथरस पे तो मोटरसाइकिल पर भी बैठ के आएंगी, उन्नाव में तो बैलगाड़ी में भी बैठ के आएंगी। अरे 190 किलोमीटर था, आपका राज्य था, आपका मुख्यमंत्री था, आपको कोई रोकने वाला नहीं था। जाती वहां से मराठे 190 में अपनी गाड़ी में बैठ गए, पर मशरूफ थी अपने पति वाड्रा साहब के साथ में बर्थडे पार्टी बनाने के लिए। समस्या है इनके साथ में। प्रियंका गांधी जी ने हमसे फोन से बात की। अरे सुनिए, उत्तर प्रदेश का बजट 2015 के अंदर 2 लाख करोड़ का था। देखिए बात करोड़ का दिया। अरे कौन नहीं चाहता शैलन जी? मैं भी चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथ हम भी चाहते हैं सबको गाड़ी वितरित कर दिया जाए, सबको पेट्रोल पंप दिलवा दिया जाए, सबके घर पर खूब विकास हो, सबका मकान पर क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? तो दीपक जी, आप भरोसा, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप लोग भरोसा क्यों नहीं दिखाते हैं महिलाओं को? क्या बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं की कमी है? अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा महिला कार्यकर्ता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। दीपक जी, मैं डिबेट पे हूँ, फोन करता हूँ। दीपक जी, क्या महिला कार्यकर्ताओं की कमी है भारतीय जनता पार्टी के पास? अगर सबसे ज्यादा महिला कार्यकर्ताओं की बात करें तो सबसे बड़ा संगठन आपका है, विश्व में सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, प्रदेश में बड़ी पार्टी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएं? मेन जिम्मेदारी तो आपकी होनी चाहिए। आप एक बड़ी पार्टी के रूप में इस वक्त हैं, सबसे ज्यादा महिला कार्यकर्ता आपके पास हैं, तो आप ये कदम क्यों नहीं उठाते हैं? आप तो उठा सकते हैं, नहीं 40%, 20% महिलाओं को टिकट दे दीजिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी दिनेश जी, आ रही है। माफ कीजिए दीपक जी। दीपक बोल रहा हूँ जी। दीपक जी, आवाज आ रही है? जी, सभी वर्गों को आज किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, चाहे हमने जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र किसी के नाम पे अलग से नहीं किया। आज हमने महिलाओं को भी अगर बढ़ाया है तो के अंदर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देखिए आज महिलाओं को कैबिनेट में भी नेतृत्व दिया है, केंद्र में भी नेतृत्व दिया है। आज मोदी कैबिनेट में सबसे ज्यादा गवर्नर है, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर गवर्नर है तो वो महिला गवर्नर है मोदी कैबिनेट के अंदर। तो हम समग्र क्षेत्र में सभी को एक साथ एक सूत्र में बांधकर सभी का विकास सुनिश्चित कर रहे हैं और लगातार हम प्रयासरत कर रहे हैं कि सभी वर्गों का उत्थान एक साथ में हो सके, और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। तो हम बात वही करते हैं जो नीतिगत हो, हम बात करते हैं अच्छी नीयत के साथ में, हम बात करते हैं नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का और कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। तो आज हम सभी समाज को साथ में लेकर चल रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर लिया, जहां बेस नहीं है वहां पे भी आपने बातचीत कर दी, तो ऐसा नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ में लेकर काम करती है। ठीक है, चलें जी। वंशराज हमारे साथ बने हुए। वंशराज जी,
आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव में है, वो कैसे देखती है इस वक्त? वंशराज जी। जी शैलेंद्र भाई, आवाज आ रही है? जी वंशराज जी, हमारा सवाल है कि जैसे अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, वो मुख्य लड़ाई में है, कांग्रेस पार्टी भी लगातार नए नए ऐलान कर रही है, आम आदमी पार्टी अब थोड़ी सी जो उसकी सक्रियता है वो कम हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है? नहीं, देखिए शैलेंद्र भाई, उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है चुनाव लड़ने की। हमने पहला घोषणा अपना जो गारंटी कार्ड दिया जनता के बीच में कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे और सारे के सारा बकाया माफ करेंगे। दूसरा था कि खास करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए 10 लाख नौकरी हर साल, और जिनको नौकरी नहीं दे सकते उनको 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता। किसानों के लिए अभी हमारा मैनिफेस्टो आया है। महिलाओं के लिए हमारा मैनिफेस्टो आया कि हर महिला जो 18 साल के ऊपर है उसको 1,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी, चूंकि जनता भी इस बात को जानती है, शैलेंद्र जी, बड़ा दिलचस्प ये है कि तमाम राजनीतिक दल जिन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार सत्ताएं चलाई उत्तर प्रदेश में, अब जनता उनके बातों को समझती है कि ये ऐसे लोग हैं जो ये नहीं कह सकते कि हम उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों के लिए, नौजवानों के लिए काम करेंगे। अरे भैया, जब तुम सत्ता में थे तब तुमने क्या किया उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए? जब तुम सत्ता में थे तब तुम उत्तर प्रदेश के महिलाओं के लिए क्या किया? अब एक नया विकल्प है उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, एक आम आदमी पार्टी जिसका विकास का मॉडल हिंदुस्तान नहीं विदेशों में भी फेमस है। आप सोचिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति की वाइफ जब हिंदुस्तान आती है तो दिल्ली के सरकारी स्कूल को देखने जाती हैं। तो जो एक तरीके से विकास का आयाम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने छुआ है दिल्ली में, अब उत्तर प्रदेश की जनता भी उस बात को बखूबी समझती है। यही कारणों से आज उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। और मैं आपको बताऊं कि 80-90 साल के बुजुर्ग जो हैं, आप कई जगह आपके रिपोर्टर भी जाते हैं तो वो भी आम आदमी पार्टी के कार्यों की तारीफ करते हैं, क्योंकि एक ऐसी साफ नियत वाली सरकार है जिसने जनहित में सारा कार्य किया है। आप सोचिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री 190 करोड़ रुपए में खुद के लिए हवाई जहाज खरीदता है, मैं विजय रूपाणी की बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी 150 करोड़ रुपए में 5 सालों तक सरकारी बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री कर देते हैं। और शैलेंद्र भाई, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि लखनऊ की भी महिला, अगर उत्तर प्रदेश की किसी भी कोने की महिला अगर दिल्ली में सरकारी बसों में यात्रा करेगी तो उसका किराया नहीं लगता। इसका मतलब हिंदुस्तान के किसी भी कोने की महिला अगर दिल्ली में यात्रा करती है तो उसका पैसा नहीं लगता। क्या ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो कमी रह गई एक साफ नियत की है। जो कमी रह गई आज, आप सोचिए, अभी थोड़ा सा मुझे 30 सेकंड का मौका और दीजिएगा। जितने भी राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, इन तमाम पार्टियों के राज्यसभा, लोकसभा में खूब ढेर सारे सांसद हैं, लेकिन आप सोचिए किसी ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के मुद्दों को देश की सदन में उठाया हो? कभी नहीं उठाया इन लोगों ने। लेकिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री संजय सिंह जी ने एक बार नहीं, दर्जनों बार 0 आवर्स में स्पेशल मेंशन में सवाल उठाया राज्यसभा के अंदर कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ आखिर क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कभी उत्तर प्रदेश के नौजवानों का मुद्दा नहीं उठा। तो ये लोग फर्जी लोग हैं जो उत्तर प्रदेश। वंशराज जी, जैसा आपने कहा कि सबसे पहले हमने 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कही, लेकिन उसका इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा ना जनता में, ना भारतीय जनता पार्टी पर। उसने सोचा कि ये तो कभी लड़ाई में है ही नहीं, तो इन पर क्या ध्यान देना। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बात कही कि मैं 300 यूनिट फ्री बिजली आम जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको सबको दूंगा और किसानों की बिजली जो है उसको मुफ्त कर दूंगा, उसका असर ये पड़ा कि बहुत जल्द, तुरंत ही 1-2 दिन के भीतर भारतीय जनता पार्टी को भी ऐलान करना पड़ा कि जो सिंचाई की बिजली है उसका बिल आधा हो गया और घरेलू उपभोक्ता जो है उनका 6 रुपए यूनिट की जगह 3 रुपए यूनिट हो गया। दीपक जी, क्या बीजेपी दबाव में आ गई अखिलेश यादव की उस बयान के बाद? यादव जी को जो शब्द आप बता रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री वाली बात, वो कहां से पाए हो 300 यूनिट बिजली वाली बात? वो शुरुआत तो आम आदमी पार्टी ने की ना। बिल्कुल, उसका क्रेडिट आपको जाता है वंशराज जी, उसका क्रेडिट आपको जाता है। और आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछिएगा किस तरीके से 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। एक भी अगर आपको कोई, अरे वंशराज जी, आप तो समाजवादी पार्टी के साथ में वंशराज जी, समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं उन्होंने ये भी कहा है कि हमने तमाम मीटिंग्स करी हैं जो बिजली विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं, पावर ग्रिड के अधिकारी। भैया, तो 2012 से लेकर 2017 तक उन्हीं की सरकार थी ना।
2012 से 2017 तक उन्हीं की सरकार थी और उस समय आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की दोबारा सरकार बन चुकी थी। हम लोग दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री कर चुके थे। बिल्कुल, तब क्या ये ज्ञान नहीं आया? बिल्कुल, इस फॉर्मूले को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी अपनाया और उनको भी फायदा पहुंचा। तो सभी को लग रहा है, सभी को लगता है कि जो फ्री बिजली का फॉर्मूला है वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा सकता है। उस दिशा में शैलेंद्र भाई पश्चिम बंगाल के चुनाव में, लेकिन कॉपी करना बुरी बात नहीं है। वंशराज जी, अगर कोई आपके फॉर्मूले को कॉपी करता है तो उसमें बुरी बात क्या है? जनता को कुल मिलाकर फायदा पहुंचना चाहिए। दीपक जी जवाब दीजिए। अखिलेश यादव ने जब ये बयान दिया तो उसके बाद बीजेपी दबाव में आ गई, उसको फिर से ये फैसला लेना पड़ा 2 दिनों के भीतर। दीपक जी। जी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी दबाव में काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी एक नीति के साथ में काम करती है, नेक नीयत के साथ में काम करती है और एक अच्छे नेतृत्व के साथ में काम करती है। 4.5 साल के कार्यकाल में तब आपने ये फैसला जो क्यों नहीं लिया, जो आधी जो यूनिट दर है उसको आधा कर दें? आपने तो 25% और बढ़ा दिया। 2017 के बाद बिजली की जो दरें हैं उसको 25 से 26% तक भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है। अगर उसको बढ़ाते ना तो ये नौबती ना आती फ्री की, आधी की। जी शैलेंद्र जी, मैं बताता हूं आपको। समाजवादी पार्टी के अंदर 11 रुपए में पीपीए कर रखे थे, पावर परचेस एग्रीमेंट समाजवादी पार्टी ने कर रखे थे। उन सबको निरस्त करके भारतीय जनता पार्टी ने 7 रुपए के ऊपर लेकर आई। वहीं पर किसानों को वो 3 रुपया यूनिट के हिसाब से दे रही थी। दीपक जी, उस वक्त प्रोडक्शन जो था इतना ज्यादा नहीं था, बिजली उत्पादन जो था इतना ज्यादा नहीं था जब समाजवादी पार्टी की सत्ता थी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद तमाम सारे बिजली कारखाने की स्थापना की समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में। हालांकि उसका काम अब जाकर पूरा हुआ आपकी सरकार में, उसका फायदा आपको मिला। तो ये कहना कि वो महंगी बिजली खरीदते थे, हम ये नहीं कर रहे हैं। जी शैलेंद्र जी, उसके बाद में लगातार हमारे कई सारे बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे, चाहे काशी विश्वनाथ हो, राम का मंदिर हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो। हमारा एक नीतिगत प्रयास रहता है कि हम बजट के अंदर में रहकर सारे कामों को कर सके। हमने इसी प्रकार से 2 लाख के बजट को 5.5 लाख का किया। अर्थव्यवस्था को आज 21 लाख करोड़ का कर दिया। 10.5 लाख की अर्थव्यवस्था। अरे तो बंद स्कूलों में 9 करोड़ रुपए तो लूट लिया, वो किस नीति, वो कौन सी नीति थी भैया? 1 करोड़ 38 लाख स्कूलों को सुधार भी दिया। बंद स्कूलों में जो 9 करोड़ रुपए लूट लिया वो कौन सी नीति थी? या उन पर कार्रवाई हो रही है। अगर यहाँ पे 1 रुपया किसी ने लूटा, कौन सी कार्रवाई हो रही है बताइए ना। पूरे देश का स्कूल बंद था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बच्चियों के स्कूल के ड्रेस के नाम पे 9 करोड़ रुपए लूट लिया आपने। ये कौन सी नीति थी? ये वही का जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आप। ठीक है, नावेद भाई के पास आएंगे। नावेद भाई, अभी जैसे चर्चा हम कर रहे थे जब अखिलेश यादव ने फ्री बिजली की बात कही कि 300 यूनिट फ्री बिजली हम देंगे अगर सत्ता में आएंगे, उसके बाद तुरंत ही बीजेपी ने फैसला लिया कि किसानों की बिजली के जो बिल है सिंचाई का वो फ्री कर देंगे, यूनिट कम कर देंगे। तो उसको कैसे देखते हैं? एक दबाव था, उसके तहत फैसला लिया, और जो मैनिफेस्टो में इस वक्त जो लोग नई नई चीजें शामिल कर रहे हैं वो भी एक दबाव भारतीय जनता पार्टी पर है। जी बिल्कुल, इसीलिए हम लोकतंत्र की तारीफ दुनिया करती है। ये लोकतांत्रिक सौंदर्य है और चुनाव और चुनावी प्रक्रिया दरअसल जनता की सेवा की कमिटमेंट की एक बोली होती है, जिसमें राजनीतिक दल और राजनेता अपनी अपनी बोली लगाते हैं कि हम ज्यादा अच्छी सेवा करेंगे, हम ज्यादा अच्छी चौकीदारी करेंगे, हम ज्यादा अच्छी गवर्नेंस देंगे। और ये मैं समझता हूँ जनहित में ही होता है। ये लोकतांत्रिक अधिकार इस जनता को मिला है कि उसकी सेवा भाव के लिए राजनीतिक दल अपने अपने कमिटमेंट्स करते हैं और कुछ पूरे भी होते हैं, कुछ पूरे नहीं भी हो पाते हैं। अभी आपने चर्चा की, बहुत अच्छी लगी ये बात कि आम आदमी पार्टी का अभी उत्तर प्रदेश में कोई खास वर्चस्व नहीं है। उसने अभी पूरे तरीके से संगठन भी नहीं खड़ा किया है और धीरे धीरे वो अपना यहां पर काम कर रहा है। लेकिन वो जिस तरह से चुनाव में कूदे इतने बड़े सूबे में और उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, तो उसका असर देखिए किस तरीके से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हुए कि उनकी देखा देखी उनको लगा कि ये एक पैकेज, एक पूरा उन्होंने जो घोषणा की है उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी दिल्ली में दिखाए हैं, उसको साबित भी किया है। उनकी देखा देखी किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी वही हूबहू अपनी घोषणा कर दी और उसने कहा 300 यूनिट हम फ्री करेंगे, जो आम आदमी कर चुका था। इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छाई को फॉलो करना अच्छी बात है। और जब समाजवादी पार्टी जो भाजपा से सचमुच लड़ रही है, दोनों का मुकाबला है, तो भाजपा को लगा कि इतना बड़ा वादा कर दिया, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और
उसने कम से कम इतना किया कि बिजली सस्ती होने की बात कही और सस्ती होने की उसने बाकायदा घोषणा कर दी। इससे क्या हुआ कि जनता का ही फायदा हुआ। अगर सरकार, राजनीतिक दल इस तरह के वादे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सभी लोग अगर इस तरह के जनहित के वादे कर रहे हैं तो किसी ना किसी की सरकार आएगी और कम से कम जनहित में कुछ काम करने का प्रयास तो किया जाएगा। भले ही वादे आधे झूठे निकल आए, लेकिन आधे वादे तो कम से कम जमीन पर नजर आते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। इसी तरीके से अभी चर्चा हुई कांग्रेस की। कांग्रेस के बारे में भी यह कहा गया कि कांग्रेस अच्छी मेहनत कर रही है, प्रियंका जी ने अच्छा खासा जमीनी अपना एक जनाधार बना रही है, मेहनत कर रही है। तमाम मामले उनके सामने आए, जिस तरीके से वो सड़कों पे उतरी न्याय के लिए, महिलाओं के लिए। उन्होंने एक दो बिंदुओं पे काम कर रहे हैं उनकी। एक तो महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए, उनकी भागीदारी के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, उनको राजनीति में भी उतारने के लिए, और दूसरा आज घोषणा पत्र में उन्होंने रोजगार की बात कही। अच्छा इसलिए ये लगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ ये दुर्भाग्य है कि यूपी की राजनीति में कहीं ना कहीं धर्म और जाति का कलंक कहीं ना कहीं सामने आता रहा है। और दशकों से यह दुर्भाग्य हम सब का रहा है कि जब भी चुनाव होता है तब कहीं ना कहीं धर्म और जाति सामने आ जाती है। उसकी वजह से जो बुनियादी मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। बुनियादी मुद्दे जैसे आज के नौजवान में, आज उत्तर प्रदेश या देश या किसी भी समाज में नौजवानों को रोजगार मिलना बहुत जरूरी होता है। बाकायदा उस पर संजीदगी में बहुत गंभीरता से काम करना चाहिए। इसी तरीके से महिलाओं को जिस समाज में सम्मान मिलता है, भागीदारी मिलती है, वो समाज आगे बढ़ता है। ये धार्मिक तौर पर भी, सांस्कृतिक तौर पर भी और हर तरीके से इस बात को आजमाया जा चुका है। कांग्रेस ने इन दो मुद्दों पर काम किया और उसके अंदर कहीं सामाजिक अधिकार और सामाजिक जाति और धर्म से थोड़ा अलग हटके कांग्रेस ने इस तरह के मुद्दे उठाए। तो उसको भी राजनीतिक दल, मुझे लगता है कि और राजनीतिक दल जो हैं उनके जो घोषणा पत्र आएंगे, खासतौर से भाजपा जो बड़ी लड़ाई में है, समाजवादी पार्टी, वो भी कहीं ना कहीं युवाओं की रोजगार और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करेगी। अच्छी बात है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी पार्टी में भी महिलाओं को बहुत आगे जगह दी जा रही है, हमारे भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। कितनी खुशी की बात है, कम से कम एक महिलाओं को आगे लाने का प्रियंका गांधी का एक कदम तो सबसे बेहतर है। जब उन्होंने महिलाओं की बात करना शुरू किया, उसका असर सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी पर भी पड़ा, बाकी पार्टियों पर भी पड़ा, जिसका असर आज देखने को मिला। बीएसपी के घोषणा पत्र की बात करें, उसने 50% महिलाओं को सरकारी नौकरी में बात कही है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जनता को मिल रहा है। मैनिफेस्टो की लड़ाई भले ही बाकी पार्टियों की हो। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा में हम बात कर रहे थे मैनिफेस्टो जिस तरह से लगातार जारी हो रहे हैं, मैनिफेस्टो को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। किसी का कहना है मेरा मैनिफेस्टो ज्यादा बेहतर है आपके मैनिफेस्टो से, लेकिन कुल मिलाकर इसका फायदा जनता को मिलेगा। जहां एक तरफ प्रियंका गांधी ने 20 लाख महिलाओं को, माफ कीजिए 20 लाख नौकरियों की बात की, उसमें 8 लाख महिलाओं को भी नौकरी दी जाएगी, मतलब नौकरियों में भी महिला आरक्षण की बात की गई। वहीं अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात कही है, और जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अब जनता से सुझाव मांग रही है, लेकिन कुल मिलाकर फायदा जो है वो आम जनता को मिलने वाला है। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।